स्वागत है आपका दोस्तों। रविवार का दिन है, आराम से उठिए, परिवारजनों के साथ बैठ करके चाय की चुस्कियां लीजिए, एक आध बिस्किट भी। लेकिन समावर्तन ऑडियो विजुअल मैगजीन का आज 22वां अंक मैं आपके बीच लेकर के आ रहा हूं। इसको देखना और सुनना मत भूलिएगा। मैं हूं आपका अपना अजय भट्टाचार्य। आज के एपिसोड की शुरुआत करूं, और जैसा मैं कुछ दिनों से करता आ रहा हूं, मेरे बाबा डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य की एक कविता पढ़ने की इच्छा, एक मंशा मन में रहती है। आज की जो बाबा की कविता है वो उनका जो बाबा का जो एक संग्रह है, कविता प्रभात, खंड 3 राग रंग से। और ये जो कविता है, इसका शीर्षक है नहीं बोलते मुंडेर पर कागा। सोच में पड़ गया हूं, आखिर हो क्या गया है कागों को, भूल चुके हैं जो बोलना मुंडेर पर। यूं तो दिखते जरूर है कागा, बाकी सब कुछ है वैसा का वैसा। जारी है उनकी शव साधना, नोच नोच कर खाने रहने की निःशब्द। फर्क इतना है जरूर, अब तो जीवितों से भी नहीं है उनको परहेज। माहिर बहुत हो गए हैं नोचने में, किंतु नहीं बोलते मुंडेर पर कागा। खुली हुई है आकाश सी वे आंखें भी, यह पता किंतु नहीं चलता है होगा क्या आखिर उन आंखों का जिन अखियन में है आस। कौन जाने क्या करेंगे, बहुत व्यस्त है कागा इन दिनों राजनीति में। दोस्तों, आज के हमारे इस 22वें अंक 22nd एपिसोड में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आज जो लोग हमारे बीच आने वाले हैं, उसमें सबसे पहले ज्योति जैन जी आएंगी अपनी कविताओं को लेकर के। डॉक्टर जया मिश्रा, जिनकी कहानी कल आपने सुनी, वो आज अपनी कुछ और कहानियों को लेकर के आपके बीच आएंगी। और हमेशा की तरह हमारे मित्र निरंजन श्रोत्री भाई अपने युवा कवियों को लेकर के आपके बीच आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की ज्योति जैन जी के साथ। स्वागत है आपका। आइए ज्योति जी, और अपनी कविताएं सुनाइए। नमस्कार, मैं ज्योति जैन। और कभी ऐसे विचार आ जाते हैं, कैसे क्यों पता नहीं। मतलब कभी कभी विचारों की बयार जो है वो शब्दों को अपने साथ बहा कर ले आती है, कैसे क्यों पता नहीं। मृत्यु शाश्वत है मैं जानती हूँ, पर मुझे उसका इंतजार नहीं, और आए तो डर भी नहीं। लेकिन हाँ, इतना अवश्य चाहती हूँ कि मेरे बाद मेरे शब्द मेरे अपनों को प्राणवायु प्रदान करते रहे। धड़कने ना चले तो भी कोई बात नहीं, पर मैं जिंदा रहूंगी। इसलिए ये कविता, और ये वो कविता है जो बागवानी, जो मेरा एक शौक है, उसको करते वक्त जहन में बहुत सारे फूलों को देखते हुए ये कविता बनी। तो आप सबके लिए प्रस्तुत है ये कविता। मैं जिंदा ना रही तो भी मैं जिंदा ही रहूंगी ना, हवा बन के तुम्हारे कान में चुप से कहूंगी ना। मेरे जाने का ना करना कभी अफसोस, सुन लो तुम्हारे बाग के फूलों में मैं हंसती रहूंगी ना। कभी तितली सी झूमूंगी जो पेंजी तुम संवारोगे। पेंजी एक तरह का पौधा होता है जो बिल्कुल तितली के मानंद लगता है। कभी उलझोगे कांटों में गुलाब जब संभालोगे, तो ऐसे में परेशान हो के बगिया छोड़ ना देना। जरा धीरज तो तुम रखना, मैं बेसन रहूंगी ना।
इम्पेसन भी एक पौधा होता है। डहलिया जब भी फूलेगा जरा सा ध्यान रख लेना, वो झुक झुक के गिरेगा तुम उसे थामे ही रख लेना। गुथी पत्तियां कह रही एक दूजे को सभी थामो, सहारा तुम जो दे दोगे तो फिर मैं भी गिरूंगी ना। छटेगा रजनीगंधा जब जरा सी फिक्र तुम करना, जड़ें फिर से पकड़ लेगी गठाने तुम दबा रखना। मैं वो पल हूँ नहीं जो जाके वापस भी ना पाऊं, खिलेंगे फूल तो फिर से महकती ही रहूंगी ना। तुम्हारे बाग के फूलों में मैं हंसती रहूंगी ना। मैं जिंदा ना रही तो भी मैं जिंदा ही रहूंगी ना। एक और छोटी सी कविता है जो जब हम स्त्री माँ बनने वाली होती है तो हम कहते हैं कि उम्मीद से है। तो ये जो उम्मीद है इसका ताना बाना लेकर के ये कविता जहन में आई और शब्द रूप लेकर पन्नों पर उतर आई है। कविता का शीर्षक है माँ उम्मीद से। फिर उम्मीद से है माँ की उम्मीदें, फिर उम्मीद से है माँ की उम्मीदें। उम्मीद है उसके मजदूर बच्चे चले आएंगे लेकर पैरों के छाले, वो लिए बैठी है उनके लिए दो निवाले। उम्मीद है चले आएंगे विदेश से उसके नन्हे फिर न जाने के लिए, रहें अब माँ के आंचल तले कुछ ऐसी ही सोच लिए। उम्मीद है वृद्धाश्रम से लिवा लेंगे बेटे उसके, तालाबंदी से अब तो सबक लिया होगा, एकाकीपन क्या होता है शायद समझ लिया होगा। उम्मीद है लौट आएंगे देश सेवा में लीन बच्चे, या तो शत्रु को मार गिराएंगे या छाती पर घाव ले तिरंगे में लिपट कर आएंगे। फिर उम्मीद से है माँ की उम्मीदें, फिर उम्मीद से है माँ की उम्मीदें, पर इस बार ये अवधि 9 महीने। ये एक और कविता है। क्या हुआ कि लॉकडाउन के दौरान हमारे एक मित्र हैं, उनको कुछ ऐसा विचार आया कि ज्योति जी मैं तो लिखता नहीं हूँ, आप चूंकि लिखती हैं तो कुछ इस तरह का विषय लेकर के कुछ लिखिए ना। उनका एक वाक्य था केवल, और उस पर से कुछ दिमाग में जो आया तो जो कविता बनी है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और कविता का शीर्षक है इन दिनों मैं प्यार में हूँ। इन दिनों मैं तुम्हारे प्यार में हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने तुम्हें पहले से नहीं जाना था, तुम मेरे लिए अजनबी भी नहीं थे। बरसों तुम्हारे सानिध्य में गुजारे पर तुम्हारी कद्र कभी नहीं की। ठीक है तुम थोड़े अटपटे लगते हो, सूने से भी, शायद थोड़े बेढप भी, छोटे भी हो पर कोई बात नहीं, कभी कभी गंदे भी रहते हो पर फिर भी मेरे अपने हो। पता है तुम्हें पाने के लिए, तुम्हें सजाने संवारने के लिए कितनी दौड़, दौड़ ही दौड़, कितनी थकान, थकान ही थकान। सुकून का एक पल तुम्हारी छाह में नहीं बीता, जबकि माँ के आंचल सा सुकून तुम्हारे साथ ही तो पाया था। पर तब शायद समझ नहीं थी, पर तब शायद समझ नहीं थी, समझ की कमी थी क्योंकि समझदारी ज़्यादा थी। लेकिन अब बाहरी दौड़ धूप बंद है,
आपाधापी बंद है। तो मैंने सीख लिया है तुम्हारे साथ रहना। पता चला कि कितना सुकून है तुम्हारे अंदर में, तुम्हारे साथ में। मैंने जान लिया है, हाँ, मैंने जान लिया है मेरे प्यारे मकान, कि तुम मेरे घर हो, रैन बसेरा नहीं। और सारी दुनिया सुन ले कि मुझे अपने घर से मोहब्बत हो गई है। धन्यवाद। डॉक्टर जया मिश्रा, कल आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे जहन में एक बात आई जो मैं खुले मन से आपको कहना चाहता हूं। आप ऑपरेशन थिएटर में जिन हाथों से एक नई जिंदगी को संसार में लेकर के आती हैं, उन्हीं हाथों में जब कलम आता है तो इससे आप इतनी सुंदर कहानियां लिखती हैं, और सुना है कि आप गीत भी लिखती हैं, कविताएं भी लिखती हैं। देखिए जया जी, हम आपकी गीत और कविताएं जो हैं, जो आपने लिखे हैं, उसको हम जरूर सुनेंगे। हम आपको छोड़ने नहीं वाले। लेकिन आज मैं आपको आमंत्रण देता हूं अपनी कुछ कहानियां हम लोगों के बीच लाने के लिए, सम्मान के साथ, आदर के साथ, खूब सारे प्यार के साथ। आइए डॉक्टर जया, और अपनी कहानी हमें सुनाइए। मैं डॉक्टर जया मिश्रा पिछले 25 सालों से उज्जैन में गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने मरीजों और डॉक्टर्स के संबंध पर जो मानवीय संवेदनाएं होती हैं, जो हमारी फीलिंग्स पेशेंट के लिए होती हैं, और पेशेंट्स हमारे बारे में क्या सोचता है, इसको लेकर कुछ कहानियाँ लिखी हैं, जो सारी कहानियाँ सच्ची घटनाओं या मेरे जीवन के अनुभव पर आधारित हैं। और उन कहानियों को मैंने मेरी एक किताब आई एम स्पेशल में संकलित किया है। आज आपके सामने इसी से एक कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आधुनिक सोच। कई बार जीवन में हम जरूरी नहीं है कि अगर हम प्रोग्रेसिव हैं तो ही हमारी सोच आधुनिक होगी। ऐसे वाक्य भी हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं जो हमारी सोच को पूरा हिला कर रख देते हैं। कहानी का शीर्षक है आधुनिक सोच। आज सुबह जब मैं जनरल वार्ड के राउंड के लिए पहुंची तो 5 नंबर बेड पर जो दुबली पतली काली सी लड़की थी, जिसका नाम था गज्जू, उसकी माँ उसे प्यार से पोहा जलेबी खिला रही थी। उसकी बड़ी बहन उससे पीछे चिपक कर बैठी थी और धीरे धीरे उसके बालों में हाथ फिरा रही थी, मालिश जैसे। एक बुजुर्ग से व्यक्ति खड़े होकर प्यार भरी दृष्टि से गज्जू को देख रहे थे, पूछ रहे थे, चाय लाऊं बिटिया? मेरा ऐसा मन हुआ थोड़ी देर और इस दृश्य को आंखों में भर लूं। ये दिहाड़ी मजदूर का परिवार है, रोज कमाते, रोज खाते, न संग्रह और न ही कल की चिंता। क्या लाए, क्या लेकर जाएंगे वाले दर्शन पर जिंदा है ये लोग। अभावों में खुश रहना, यही सच्ची खुशी है जो इनके पास है। मैंने सिस्टर से पूछा, गज्जू को दर्द आ रहे हैं या नहीं? सिस्टर ने कहा, हल्के दर्द है मैडम। इसे इतना प्यार से खाता देखकर मन तो नहीं माना कि मना करूं, पर कई बार मजबूरी होती है। अगर मरीज का ऑपरेशन करना पड़े तो पेट खाली चाहिए। मैंने गज्जू से पूछा, कैसी हो गज्जू? ठीक हूँ, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। अब कुछ नहीं खाना पीना, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो गई तो अच्छा है, नहीं तो मुझे ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। मैंने उन सभी को समझाया और चली गई। सिस्टर को सारी बातें समझाकर मैं वार्ड का राउंड लेकर ओटी में चली। आज ऑपरेशन की लिस्ट काफ़ी लंबी थी, उसमें जटिल ऑपरेशन भी थे। वो पूरा करके मैं ओपीडी में मरीज देखने लगी। शाम कब हुई पता ही नहीं पड़ा। तभी सिस्टर अंजलि का फ़ोन आया, मैडम जल्दी आओ, गज्जू को डिलीवरी होने वाली है। ओपीडी पूर्ण हो चुकी थी। मैं भागकर लेबर रूम में पहुंची। बाहर देखा, गज्जू के माता पिता, बहन बहनोई सभी हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे गज्जू व बच्चे की सलामती के लिए। लड़का हुआ है, मैंने बाहर जाकर कहा। नर्स ने गज्जू की माँ को लड़का दिखाया। गज्जू ठीक है? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। उसने गज्जू के लड़के को गोद में लिया, चूमा, उसके सिर पर हाथ फेरा और फिर लक्ष्मी, जो गज्जू की बहन थी, उसे बुलाकर दे दिया। उसने भी बच्चे को चूमा और सीने से लगा लिया, जैसे उसकी बरसों की इच्छा आज पूरी हो गई। मैं डॉक्टर्स रूम में जाकर चाय पीते पीते सोच रही थी, ऐसे भी लोग हो सकते हैं क्या? जिंदगी की कितनी बड़ी समस्या को
कितनी आसानी से निपटा लिया, न शिकवा न शिकायत। गज्जो दरअसल कुंवारी थी। किसी ठेकेदार ने उसके साथ बलात्कार किया। गज्जो ने डर के कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी माँ से उसकी बात नहीं छुप सकी। उसने जब गज्जो का पेट देखा तब उसे समझ में आया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो मुझे दिखाने आई तब मुझे घोर आश्चर्य हुआ। माता पिता ने अपनी लड़की को नहीं मारा, न घर से निकाला, न डांटा। जो होना था हो गया। पुलिस में शिकायत करो, मैंने उन्हें समझाया। उससे क्या होगा मैडम, बड़े लोग हमारी कहाँ सुनेंगे, उल्टा मजाक उड़ाएंगे। हमारी बड़ी लड़की लक्ष्मी को कोई औलाद नहीं है, गज्जो का बच्चा हम उसे दे देंगे। उसका चेहरा देखते ही मैं सोचने लगी, हे ईश्वर, शिक्षित होने से ज़्यादा जरूरी व्यवहारिक होना है। बेटी को निर्दोष मानकर उसकी तकलीफ में माता पिता का साथ खड़ा होना तथाकथित समाज व समाज के ठेकेदारों के लिए एक चांटा है जो निरक्षर निर्धर व्यक्ति ने तथाकथित सभ्य समाज के गाल पर मारा है। गज्जो के प्रति उसके परिवार वालों का व्यवहार देखकर मेरे नेत्र सजल हो गए। सोचने लगी, आधुनिक सोच व सभ्य समाज का तहमका पहले हमारे समाज के पास इतनी साफ और गहरी सोच नामुमकिन है, और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा जीवन, खासकर ऑब्स्टेट्रिशियंस का, एक अजीब कहानी होता है। कई बार हम लोग मरीज की जान बचाने के लिए सब कुछ करते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, और बदले में हमें मिलती है सिर्फ निगेटिविटी और गालियाँ। एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जो कि मेरी बुक आई एम स्पेशल से है। उसका शीर्षक है गोल्ड मेडल। सुनवानी गोपाल से एक मरीज राधिका आई थी। उसने मुझे बताया कि मैडम, रंजना को लड़का हुआ है, वह भी नॉर्मल डिलीवरी से, पर वह आपको बहुत भला बुरा कह रही थी। आपने उसका केस बिगाड़ दिया। वह आपके अस्पताल में मरते मरते बची, पर उसकी किस्मत अच्छी थी इसलिए जान बच गई, और भी न जाने क्या क्या। मुझको भी उसने आपके पास आने से मना किया था मैडम, पर मुझे तो आप पर पूरा भरोसा है। मेरा तो बच्चा भी आपके इलाज से ही ठहरा है। राधिका को देखने के बाद, दवाइयाँ देने के बाद मैंने पूजा से कहा, 2 मिनट ठहर जा, मुझे ब्रेक दो और 1 कप चाय मेरे लिए भेज दो। सबके जाने के बाद मैं रंजना के बारे में सोच रही थी। उसका बिगड़ा हुआ केस मेरे डॉक्टरी जीवन का सफलतम केस। अगर डॉक्टरी पेशा स्पोर्ट्स होता तो रंजना के केस के लिए मुझे गोल्ड मेडल मिलना सुनिश्चित था। ऑब्स्टेटिक्स खतरों के खिलाड़ियों की ब्रांच होने के साथ साथ यह बहुत रोमांचक भी है। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी आप घने जंगल में घूम रहे हो, अपनी धुन में गुरगीत गुनगुनाते हुए, और अचानक कोई शेर आपके सामने आ जाए, या अचानक जहरीले सांप पर आपका पैर पड़ जाए। उस क्षण की अनुभूति हमारे पेशे से जुड़ी हुई है। जब तक सामान्य है तब तक ही सामान्य है, और अगर इमरजेंसी होगी तो आर पार की होती है। ऐसा रोज भी हो सकता है, हफ्ते 15 दिन में भी। और ऐसा ही कुछ रंजना के साथ हुआ था। रंजना का पहला बच्चा था। शुरू से ही वह मुझे दिखा रही थी। बहुत प्यारी सी लड़की थी। उसके घर वाले भी काफ़ी अच्छे थे। रंजना का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। सारी दवाइयाँ वह समय पर लेती थी, सभी जांचें समय पर करवाती थी। ऐसे ही 8वां महीना शुरू हो गया। इसी बीच रंजना के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई। वह 1.5 माह तक मेरे पास चेकअप के लिए नहीं आई। आज जब दिखाने आई तो उसे काफ़ी सूजन हो रही थी, चलने में भी दर्द हो रहा था। जांच करने पर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और उसके गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो चुकी थी। मैंने उसके रिश्तेदारों को जब ये बताया तो उन सभी ने दोषारोपण शुरू कर दिया। शुरू से ही आपको दिखा रही थी, आपने कुछ भी हाई रिस्क नहीं बताया, फिर ये कैसे हुआ? हमने आपकी हर बात मानी थी, फिर हमारा इतना बड़ा नुकसान कैसे हो गया? रंजना की सास रोते रोते मुझसे बोली। मैं शांति से उन्हें समझा रही थी, प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ जाता है और इसीलिए हर बार चेकअप सही समय पर करवाना आवश्यक होता है। आपको हिदायत भी दी जाती है, सूजन आने पर या बच्चा कम घूमने पर तुरंत आकर दिखाओ, पर वो कुछ समझने को तैयार नहीं थी। उनकी निगाह में मैं केस बिगाड़ चुकी थी। पता नहीं कैसे उन्होंने भर्ती तो जेके हॉस्पिटल में कर दिया। अब मुझे लगा कि कोशिश करने पर शायद नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दवाइयाँ शुरू की गई, इलाज शुरू हुआ। हर आधे घंटे में रंजना के परिजन, मैडम
उसके शरीर में जहर फैल जाएगा, जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए कि रट लगाए हुए थे। 6 घंटे के बाद भी जब उसे दर्द नहीं आए तो सभी चिंतित थे। ऊपर से ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा था। फिर मैंने सीजर के लिए निर्णय लिया। हालांकि मृत शिशु के लिए सीजर करना हर डॉक्टर को काफ़ी दुख देता है। मेरी तो जैसे उस दिन किस्मत ही खराब थी। बच्चा बाहर निकलने के बाद मरीज की बच्चादानी, जो कि आमतौर पर मिनटों में सिकुड़ जाती है, जन्म के बाद फैलकर थैली जैसी हो गई। काफ़ी सारे इंजेक्शन के बाद भी जब बच्चादानी कड़क नहीं हो पाई, मरीज को तेज रक्तस्राव शुरू हो गया। हम सभी तनाव में थे। ढेर सारे इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बच्चादानी पर मसाज, इनके सब के बाद भी जब बच्चादानी कड़क नहीं हुई तो ब्लड के इंतजाम के लिए कहा। मरीज के परिजन इतने घबराए हुए थे कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। जेके हॉस्पिटल के 6 स्टाफ, जिसमें मेरे पतिदेव भी शामिल थे, जाकर तुरंत रक्तदान किया। जब मरीज की जान को खतरा हो तो कभी कभी बच्चादानी निकालने जैसा खतरनाक निर्णय भी हमें लेना पड़ता है। मैं सोच रही थी, हे ईश्वर मदद करो, मैं इसकी बच्चादानी निकालना नहीं चाहती। ऑपरेशन के समय डॉक्टर चौहान बार बार बोले जा रहे थे, मैडम बच्चादानी निकाल दो, बीपी नहीं बढ़ रहा, खून ज़्यादा जा रहा है। मैं उनको बोले जा रही थी, सर थोड़ा इंतज़ार और कर लेते हैं। मैंने थोड़ी और मशक्क़त की। मरीज की यूट्राइन आर्टरी, जो बच्चादानी को मुख्य रूप से खून देती है, दोनों बांध दी। बच्चादानी में टाँके भी लगा दिए। मेरा असिस्टेंट बाला पूरी तरह बच्चादानी को काफ़ी ताकत से काफ़ी देर तक मसाज करता रहा। इसी बीच उसके अन्य रिश्तेदार भी आ गए थे, जिन्होंने मरीज को अपना खून दिया। अब खून मिलने के बाद हमें कुछ और समय मिल गया। कुल मिलाकर इस ऑपरेशन में हमें 6 घंटे लग गए, पर ईश्वर की कृपा, हमारी मेहनत रंग लाई और बच्चादानी कड़क हो गई। रक्तस्राव बंद हुआ। हमारे सारे ओटी स्टाफ के चेहरे पर एक ऐसी प्रसन्नता थी जैसे हम लोग हारा हुआ मैच जीत गए। जब मरीज को बच्चादानी सहित ऑपरेशन थिएटर से बाहर किया तो मैंने महाकाल बाबा को मन ही मन धन्यवाद दिया। आज मेरी बहुत बड़ी जीत हुई थी, बिल्कुल गोल्ड मेडल वाली। मेरे हिसाब से ये मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा केस था जिसमें हम उसकी बच्चादानी बचा पाए। मरीज व उनके परिजनों के हिसाब से मैंने उनका केस बिगाड़ दिया था। यही समझ का अंतर है, जिसे डॉक्टर ही समझ सकते हैं, सामान्य जन नहीं। पूजा ने कहा, मैडम चाय ठंडी हो रही है। मेरी तंद्रा टूटी। गोल्ड मेडल सोचते हुए, मुस्कुराते हुए मैंने उससे कहा, चलो ठीक है, अगला मरीज भेजो। ये ज़िंदगी में डॉक्टर्स को कई बार फेस करना पड़ता है। एक किसी शायर की कुछ लाइनें जो हमारी ज़िंदगी पर बहुत सटीक भेजती हैं। जमाने को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। जमाने को हकीकत मेरी पता कुछ भी नहीं। इल्ज़ाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं। इल्ज़ाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं। धन्यवाद। निरंजन भाई कैसे हैं? संडे का दिन है, रविवार का दिन है और आप भी होंगे तो आलस में ही, लेकिन आपके बगैर समावर्तन का ऑडियो विजुअल मैगजीन कंप्लीट नहीं होता। आपके युवा कवियों का इंतजार हमें रहता है, हम सबको रहता है। तो स्वागत है आपका। आइए अपने युवा कवियों को साथ लेकर के और हमें कुछ अच्छी कविताएं सुनाइए। निरंजन श्रोत्रिय जी। नमस्कार मित्रों, आज इस अंक में सुनते हैं युवा कवि सुरेंद्र रघुवंशी की कविताएं। सुरेंद्र रघुवंशी को अगस्त 2016 के रेखांकित में प्रकाशित किया गया था और अब तक उनके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं। काफ़ी सक्रिय हैं वो कविता में। जमीन जितना, स्त्री में समुद्र, पिरामिड में हम, गुलमोहर हारा नहीं, और हाल ही में उनका संग्रह आया है हिटलरी जूतों की आवाज़। विभिन्न जन आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं और वागीश्वरी पुरस्कार से सम्मानित हैं। सुरेंद्र की कविताएं मूलतः तंत्र के प्रतिरोध की कविताएं हैं। जनपक्षधरता मानो इन कविताओं में अटी पड़ी है। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र रघुवंशी की कविताएं। नमस्कार दोस्तों, कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है विवाहियों का गठजोड़। ये जो अश्वैगी घोड़ा जा रहा है व्यवस्था का, संवेदनाओं की धरती पर कुचलते हुए मनुष्यता को,
उसकी पूंछ पकड़कर घिसटते हुए मानते रहो खुद को सौभाग्यशाली। इस ताकतवर अश्व की टापों से उड़े धूल के गुबार को अपनी आंखों में आमंत्रित करते हुए खुशी मनाओ। तुम्हें दर्ज होना है उनकी मान्यताओं और सहमतियों में। किसी ताम्रपत्र में अपना नाम अंकित कराने के लिए गला फाड़कर जयघोष करो बारंबार और लीद उठाते हुए चलते रहो। मुझे इन सूखे खेतों की बढ़ती दरारों और नंगे पांवों की फटी बेवाइयों का गठजोड़ अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपनी कहानी कहना है सविस्तार, जिसमें मैं दुनिया को सुनाया करता हूं अपनी और खेतों की व्यथा। दोस्तों, कुछ कविताएं। एक कविता है ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो दोस्तों, ऐसे समय में जबकि इबादत गाहें बंद हैं, पर हमेशा खुला रहता है हमारे दिल का द्वार, जिसमें हमारा ईश्वर और खुदा एक साथ रहते हैं। उनके और हमारे बीच की दीवार खड़ी करते हैं जो भी बिना तो खुदा के नेक बंदे हैं और ना ही ईश्वर के भक्त। इसलिए अवसरवादियों की एक मत सुनो कभी। उनसे पूछो कि सभी इंसानों के सारे अंग एक जैसे हैं, सभी को दुख और दर्द परेशान करते हैं, सभी को खुशी आनंददायी होती है, सभी को मुस्कान सुख देती है और दुख से उपजते हैं खारे आंसू। महामारी सभी को मारती है और डॉक्टर बचाता है सभी को। फिर विभाजन और नफरत के आधार आखिर कहां से चले आते हैं। ईद मुबारक हो दोस्तों, जबकि देश की बड़ी आबादी पेट के भूगोल और भूख के ज्वालामुखी के बीच उलझी है। अपने घरों में लौटने के लिए हजारों सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर कर रही है भाई। ईद मुबारक हो दोस्तों, जबकि जीवन को बचाने के लिए हमें करनी होगी जद्दोजहद, ठीक उसी तरह जैसे हमें न्याय और इंसानियत को बचाने के लिए एक दूसरे के हाथ मजबूती और विश्वास के साथ थामने होंगे। कुछ कविताएं। एक कविता है, यह जिंदा रहने की लड़ाई है। निर्मम कुल्हाड़ियां अनगिनत प्रहारों से काट देती हैं पेड़ को, फिर भी वह ना तो हिम्मत हारता है और ना ही मरता है। जहां से काटा जा चुका है उसे समय से पहले, वहीं से फूटती है उसमें जीवन की उम्मीद भरी हरियाली, आकाश की ओर झांकते हुए। जैसे कोई नवजात कौतूहल से देखता है दुनिया को, ठीक वैसे ही देखता है खुद के ही घावों से जन्म लेता नया पौधा। हमें जन्म लेना होता है बार बार अपने ही दुर्दिनों की जमीन से। यह संसार समग्रता में एक बड़ा युद्ध क्षेत्र है जिसका चयन हमने नहीं किया, जहां बलात् धकेल दिया जाता है क्रूर समय के द्वारा। हमें लगता है कि हम किसी दुस्वप्न का हिस्सा है, जबकि वह एक कड़वा यथार्थ होता है। इस रणक्षेत्र में से हम बगैर लड़े नहीं निकल सकते। यहाँ पलायन के सारे रास्ते बंद हैं। लड़ना यहाँ जीने की पहली शर्त है। यह लड़ाई किसी को मारने की लड़ाई बिल्कुल नहीं है, यह जिंदा रहने की लड़ाई है और उस चक्रव्यूह को तोड़ने की भी लड़ाई है जिसके टूटने पर हमारे सामने खुशहाल जिंदगी का एक सुखद संसार होता है। अमानुषिक शोषणकारी बंधनों को तोड़ने के लिए
और जीने के लिए भी संघर्ष एकमात्र रास्ता हमारे पास है। यह रास्ता ऐसी हरियाली से होकर गुजरता है जो विश्वास के रूप में हमारे हृदय में है और जो लड़ने को आतुर रहती है हमेशा। पर आकाश की ओर बढ़ते रहने का उसका सपना कभी स्थगित नहीं होता। इस सपने के लिए जरूरी रंग आते हैं इंद्रधनुष से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, आज का हमारा ये 22वां एपिसोड हम यहीं पूरा करते हैं। आपके कमेंट्स, आपके सजेशंस का हमें इंतजार रहता है। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले एपिसोड्स के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंच सके। आपकी कविताएं आप हमें भेज सकते हैं, लेख भेज सकते हैं, कहानियां भेज सकते हैं। एड्रेस नोट कर लीजिए। हमारा वेबसाइट है www.samavartan.com। ईमेल आईडी है samavartan145@gmail.com। यूट्यूब पे और फेसबुक पे तो आप हमको देखते रहते हैं, तो इंतजार किस बात का है? कुछ बढ़िया चीजें लिख करके भेजिए। हमें मौका मिलेगा कि आपके साथ मिलकर के हम कुछ अच्छा काम कर सकें। आप मेरा इंतजार जरूर करिएगा। अगले सप्ताह शनिवार के दिन मैं आपके बीच नया एपिसोड 23वां एपिसोड लेकर के जरूर आऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके समावर्तन चैनल तक पहुंच जाएंगे। वहां पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर कीजिएगा।